हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का आज की क्लास में स्वागत है। जैसे कि आज की हमारी क्लास है वो तीसरी क्लास है। इसमें हम एसएससी जीडी के लिए क्लासें बनाते हैं। ये एसएससी जीडी के लिए एक प्रैक्टिस क्लास है। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं पूरे जोश के साथ में, पूरे मोटिवेशन के साथ में, पूरी पॉजिटिव एनर्जी के साथ में हम क्लास स्टार्ट करते हैं। दोस्तों इसी बार एग्जाम में सिलेक्शन लेना है, तो आज का हमारा कोट है, नशा मेहनत का करो ताकि आपको बीमारी भी सक्सेस वाली लगे। तो दोस्तों अच्छे से मेहनत कीजिए और सक्सेस होइए। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहली क्वेश्चन है, आप देखिए और इसका आंसर बताइए। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन का लेवल देखिए। इसका पहला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध ग्रंथ अष्टाध्यायी की रचना किसने की थी। इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर बताइए। अष्टाध्यायी की रचना है वो किनके द्वारा की गई थी। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन दे रखे हैं। ए महर्षि वेदव्यास, बी महर्षि पाणिनि, सी मेगस्थनीज और डी है महर्षि वाल्मीकि। तो अष्टाध्यायी है, ग्रंथ अष्टाध्यायी की रचना किनके द्वारा की गई थी। तो इसका आंसर है, ये की गई थी महर्षि पाणिनि के द्वारा अष्टाध्यायी की रचना की गई थी। इसके अलावा महाभारत की रचना किसने की थी, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। महाभारत की रचना महर्षि वेदव्यास ने की थी। इनको नोट डाउन कर लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। मेगस्थनीज ने कौन सी बुक लिखी थी, तो इनकी बुक है इंडिका। कौन सी है मेगस्थनीज की, इंडिका है, इंपॉर्टेंट है। एसएससी में ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है। महर्षि वाल्मीकि, इनको क्या कहा जाता है, आदि कवि के नाम से भी जो महर्षि वाल्मीकि है वो जाने जाते हैं। इन्होंने क्या लिखा था, संस्कृत में रामायण की इन्होंने रचना की थी। किन्होंने, आदि कवि वाल्मीकि ने संस्कृत में रामायण की रचना की थी। मेगस्थनीज की जो बुक है वो है इंडिका है, इंपोर्टेंट है। महर्षि वेदव्यास ने महाभारत की रचना की थी और अष्टाध्यायी की रचना महर्षि पाणिनि ने की थी। सारे इंपोर्टेंट है। अगर ये क्वेश्चन पूछा गया है तो नेक्स्ट हमारे ये क्वेश्चन हो सकते हैं नेक्स्ट एग्जाम में। एसएससी जीडी का हमारा एग्जाम कब से है, आपको पता होगा, कैलेंडर आ गया एसएससी का, तो उसने एग्जाम डेट जो आउट की है वो 20 फरवरी से एग्जाम होना है और नोटिफिकेशन है वो 24 नवंबर से स्टार्ट हो जाएंगे। फॉर्म फिल की डेट है 24 नवंबर। तो आपको 24 नवंबर का वेट नहीं करना है, अभी से आपको एसएससी जीडी के लिए प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर देना है, पूरे जोश के साथ में करना है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिंगराज मंदिर किस राज्य में स्थित है। मंदिर इंपोर्टेंट है, मंदिरों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। आपको सारे जितने भी इंपोर्टेंट मंदिर है सारे याद होने चाहिए। इस पे हमने एक अलग से एमसीक्यूज क्लास भी बनाई है, आप वहां से सारे मंदिर एक साथ दे सकते हो। तो बताइए, लिंगराज मंदिर है वो कौन से राज्य में स्थित है, आंसर बताइए इसका। ए है मध्य प्रदेश, बी उड़ीसा, सी तमिलनाडु और डी गुजरात। तो आंसर बताइए, लिंगराज मंदिर है ये कहाँ है, ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। ये किनको समर्पित है, ये भगवान शिव को समर्पित है। ये भी पूछा जाता है कि लिंगराज मंदिर है वो किस भगवान को समर्पित है या कौन सी शैली में ये बनाया गया है, कौन से पत्थर से बनाया गया है। तीनों पॉइंट इंपोर्टेंट है। कौन से भगवान को समर्पित है लिंगराज मंदिर, ये भगवान शिव को समर्पित है और ये लाल बलुआ पत्थर से बनाया गया है और ये कलिंग शैली का उदाहरण है। कौन सी है, वास्तुकला की कलिंग शैली का उदाहरण है। कौन सा लिंगराज मंदिर है, भगवान शिव को समर्पित है, कलिंग शैली का उदाहरण है और बलुआ पत्थर से इसको बनाया गया है। नेक्स्ट जो इंपोर्टेंट मंदिर है वो भी देख लीजिए। मध्य प्रदेश में कौन कौन से है, महाकालेश्वर है, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर, ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर, ये मध्य प्रदेश के हैं। ओडिशा के सारे इंपोर्टेंट है, एग्जाम में सब पूछे गए हैं। ब्रह्मेश्वर मंदिर, जगन्नाथ मंदिर बहुत बार एग्जाम में आया है। लिंगराज मंदिर लास्ट टाइम पूछा गया था। कोणार्क सूर्य मंदिर वेरी इंपोर्टेंट, कहाँ है, ओडिशा राज्य में है। किसको समर्पित है, भगवान सूर्य को समर्पित है। और किसने इसका निर्माण करवाया था, गंग वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम ने इसका निर्माण करवाया था। कोणार्क सूर्य मंदिर है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, हर साल हर एग्जाम में ये पूछा जाता है। एसएससी हो, रेलवे हो, चाहे कोई और कोई से भी एग्जाम हो, सब में ये कोणार्क सूर्य मंदिर पूछा गया है। कौन से राज्य में है, उड़ीसा राज्य में है। तमिलनाडु के देख लीजिए कौन कौन से इंपोर्टेंट है, बृहदीश्वर मंदिर, श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर, मीनाक्षी अम्मन मंदिर, ये सब एग्जाम में ये भी पूछा जाता है। मीनाक्षी अम्मन मंदिर इंपोर्टेंट है, कोणार्क सूर्य मंदिर इंपोर्टेंट है और लिंगराज मंदिर इंपोर्टेंट है, सारे इंपोर्टेंट है। तमिलनाडु का कौन सा है, बृहदीश्वर मंदिर, श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर, मीनाक्षी मंदिर, इसको नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
सारे मंदिर इंपोर्टेंट है, ये पॉइंट भी वेरी वेरी इंपोर्टेंट। बलुआ पत्थर से बनाया गया है लिंगराज मंदिर को, कलिंग शैली का उदाहरण है और भगवान शिव को समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, संसद के दो सत्रों के बीच अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है? तो कितनी अवधि अधिकतम हो सकती है संसद के दो सत्रों के बीच में? ऑप्शन है 3 माह हो सकता है, 6 माह, 9 माह या 12 महीना। तो अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है? तो ये हो सकती है 6 महीने। कितनी हो सकती है? दो सत्रों के बीच की अधिकतम अवधि 6 महीने होती है। संसद के दो सदन कौन कौन से होते हैं? लोकसभा और राज्यसभा, इनका भी आपको पता होना चाहिए। लोकसभा है ये अस्थायी है और ये निम्न सदन होता है। राज्यसभा ये स्थायी है और उच्च सदन होता है। इसके सदस्यों की जो है कार्य वो आयु क्या होती है, इनकी योग्यता ये 25 वर्ष के होने चाहिए और इनकी है 30 वर्ष इनके सदस्यों की आयु होनी चाहिए। इंपोर्टेंट है ये लोकसभा और राज्यसभा। इसके अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी है और राज्यसभा के कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति इनके अध्यक्ष होते हैं। वर्तमान में कौन है? ये जगदीप धनखड़ जी है। इंपोर्टेंट पॉइंट है ये, लोकसभा के दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा है। इसके अलावा संसद के एक वर्ष के कार्यकाल में कुल 3 सत्र कौन कौन से होते हैं ये भी देख लीजिए। बजट, मानसून और शीतकालीन सत्र, ये 3 सत्र होते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत की पंचवर्षीय योजनाओं की अंतिम स्वीकृति कौन देता है? तो पंचवर्षीय जो योजनाएं हैं इनको अंतिम स्वीकृति कौन देता है? तो इसका आंसर क्या होगा? एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति किसके द्वारा दी जाती है? ए नीति आयोग, बी वित्त मंत्रालय, सी राष्ट्रीय विकास परिषद या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर बताइए, आंसर कमेंट करते जाइए और अपना स्कोर देखिए कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनमें ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, कुछ इनसे ही रिलेटेड मिलते जुलते क्वेश्चन हमने बनाए हैं जिनके एग्जाम में आने के चांसेस ज्यादा हो, तो हमने ऐसे ही क्वेश्चन लिए। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, आपको ये करके जाने हैं, इनको आपको रिवाइज भी करना है। ये लिख लीजिए, आपको आपके एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा इनमें से। तो पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति कौन देता है? आंसर बताइए। ये देता है राष्ट्रीय विकास परिषद। कौन देता है? राष्ट्रीय विकास परिषद इनको अंतिम स्वीकृति देता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? एनडीसी की स्थापना हुई थी 6 अगस्त 1952 को। कब हुई थी? 1952 को इसकी स्थापना की गई थी। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? ये प्रधानमंत्री होते हैं और ये एक गैर सांविधिक सलाहकार निकाय है। कैसा है? गैर सांविधिक सलाहकार निकाय है। और इसमें कौन कौन से सदस्य शामिल होते हैं ये भी देख लीजिए। इसमें सभी केंद्रीय मंत्री शामिल होते हैं, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और जो संघ शासित प्रदेश है यूटीज है उनके प्रशासक और योजना आयोग के सदस्य इसमें शामिल होते हैं। राष्ट्रपति इसमें शामिल नहीं होता है, याद रखना है, राष्ट्रपति शामिल नहीं होता है। इसके अलावा सभी केंद्रीय मंत्री होते हैं, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं और सभी केंद्र शासित प्रदेश है उनके प्रशासक होते हैं और योजना आयोग के सदस्य इसमें शामिल होते हैं। स्थापना कब की गई थी? 6 अगस्त 1952 को जो है कौन किसकी? राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना की गई थी और अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री इसका अध्यक्ष होता है। और ये कैसा निकाय है? ये एक गैर सांविधिक सलाहकार निकाय है। इंपॉर्टेंट है सारे पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा जो है म्यांमार से नहीं लगती? इनमें से कौन से राज्य की सीमा है म्यांमार से नहीं लगती है? ऑप्शन दे रखे हैं, ए मणिपुर की, बी मिजोरम, सी नागालैंड और डी मेघालय। तो म्यांमार देश जो है उसकी सीमा कौन से भारतीय राज्य से नहीं लगती है? तो इसका आंसर क्या है? ये मेघालय से म्यांमार की सीमा नहीं लगती है। राजधानी कौन सी है म्यांमार की? म्यांमार की राजधानी है नेपिडो। कौन सी है? नेपिडो इसकी राजधानी है। मुद्रा क्या है? मुद्रा भी पूछी गई है, एसएससी के एग्जाम में पूछी जाती है। पड़ोसी जितने भी देश है उनकी मुद्रा, उनके राष्ट्रपति, मुख्य जो प्रधानमंत्री है, उनकी राजधानियां है, सारी इंपोर्टेंट होती है। तो आपको सारी जितने भी पड़ोसी देश है उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। एक एक करके हम कवर करवाएंगे आपको। जितने भी हमारी ये 100 प्रैक्टिस क्लास की जो सीरीज हमने स्टार्ट की है उसका आज ये तीसरी क्लास है। ऐसे करके हम 100 तक करवाएंगे आपको। जब तक आपका एग्जाम होता है तब तक हम ये क्लास सीरीज आपके लिए चलाते रहेंगे। तो इसकी राजधानी है नेपिडो, किसकी है? म्यांमार की।
मुद्रा क्या है यहाँ की? म्यांमारी कयात यहाँ की मुद्रा है। और इसका पुराना नाम क्या था? म्यांमार का पुराना नाम ब्रह्मा था और पुरानी जो राजधानी है वो रंगून थी। कौन सी थी? रंगून है म्यांमार की पुरानी राजधानी थी और इसका पुराना नाम ब्रह्मा था। इंपोर्टेंट है, म्यांमार के बारे में आपको पता होना चाहिए। ये भारत का पड़ोसी देश है। जितने भी पड़ोसी देश है सबके बारे में आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, एसएससी का ही प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। होयसेल वंश का संबंध किस राज्य से था? तो होयसेल वंश का संबंध है वो कौन से राज्य से है या कौन से राज्य से था? तो इसका आंसर बताइए। दोस्तों आप भी अपना स्कोर चेक कीजिए कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। आप अपना स्कोर बता भी सकते हैं कमेंट में कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। आपको कितनी और ज्यादा जरूरत है तैयारी की, प्रैक्टिस की, ये आपको प्रैक्टिस क्लासों से ही पता चलेगा। तो आप प्रैक्टिस क्लास को रोज ज्वाइन कीजिए। ये क्लास हम 7 बजे अपलोड करते हैं। तो होयसेल वंश का संबंध है वो कौन से राज्य से है? ये कर्नाटक राज्य से है। किससे है? कर्नाटक राज्य से है। होयसेल वंश का संबंध, किसने इसकी स्थापना की थी होयसेल वंश की? 1187 में राजा नरपकाम द्वितीय ने इसकी स्थापना की थी। कौन सा है? होयसेल वंश है। और इसका शक्तिशाली शासक है वह कौन था? ये था वीराबल्ला द्वितीय। कौन था? वीराबल्ला द्वितीय है वो होयसेल वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। और अंतिम महान राजा कौन था? ये था वीराबल्ला तृतीय। कौन था? वीराबल्ला तृतीय है वो अंतिम महान राजा था। कर्नाटक है वो दक्षिण भारत का सबसे बड़ा और भारत का छठा सबसे बड़ा राज्य है। कौन सा है? छठा सबसे बड़ा राज्य। तो भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है ये आप कमेंट करके जरूर बताइए। उसके बारे में आपको जो भी पता हो सब बताना। कमेंट में जरूर बताओ कि भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, उसकी राजधानी भी बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प नीति किसने बनाई? तो हड़प की नीति है, इस नीति को किसने बनाया था? तो किसने बनाया था? ए लॉर्ड डलहौजी, बी लॉर्ड क्लाइव, सी वॉरेन हेस्टिंग और डी लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो हड़प की नीति है वो किसने अपनाई थी या किसने बनाई थी? तो इसका आंसर क्या होगा? ये बनाई थी लॉर्ड डलहौजी ने। किन्होंने? लॉर्ड डलहौजी ने बनाई थी। इनका शासनकाल कब से कब तक रहा था? ये वायसराय कब तक रहे थे? ये 1848 से 1865 तक 56 तक, 1848 से 1856 तक ये लॉर्ड डलहौजी है, ये भारत के वायसराय के रूप में रहे थे। इनको देश में रेलवे का जनक भी कहा जाता है। किनको कहा जाता है रेलवे का जनक? ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ये रेलवे में भी पूछा गया है। तो डलहौजी को रेलवे में जो है देश में रेलवे का जनक कहा जाता है। लॉर्ड क्लाइव है, इसके बारे में देखिए। बंगाल में सरकार की दोहरी प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। बंगाल में सरकार की दोहरी प्रणाली की शुरुआत लॉर्ड क्लाइव ने की थी। ये कौन थे? 1765 में बंगाल के पहले गवर्नर थे। कौन थे? बंगाल के पहले गवर्नर कौन थे? ये थे लॉर्ड क्लाइव। कौन थे? लॉर्ड क्लाइव थे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको लिख लीजिए, सारे पॉइंट इंपोर्टेंट है। इनमें से एग्जाम में पूछे जाते हैं, यही क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट होते हैं, ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, इन्हीं में कंफ्यूजन होता है। जितने भी वाइसराय गवर्नर है सारों के बारे में आपको याद होना चाहिए, सबके इंपॉर्टेंट कार्य, किन्होंने कौन सा कार्य किया था, कौन सी नीति लाए थे, सब आपको पता होना चाहिए। वाइसराय से अलग से हमने क्लास बनाई है हिस्ट्री की, आप वो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। हिस्ट्री के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने लिए हैं, सबको एमसीक्यूज की फॉर्म में हमने बताया है, तो वहां से आप अपना स्कोर चेक कीजिए। उनको क्लासों को आप बार बार देखिए जिससे आपको सारे याद हो जाएंगे कि कौन से वाइसराय ने कौन सा कार्य किया था, कौन सी नीति लाई थी। तो लॉर्ड क्लाइव है, ये बंगाल में सरकार की दोहरी प्रणाली इन्होंने शुरुआत की थी, ये बंगाल के पहले गवर्नर थे। इसके अलावा वॉरेन हेस्टिंग 1772 में सरकार की दोहरी प्रणाली को समाप्त किया। इन्होंने समाप्त किया था दोहरी प्रणाली को? एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, वॉरेन हेस्टिंग्स ने किया था। इन्हीं में से आपको फिर से रिपीट हुआ क्वेश्चन मिलेगा आपके एसएससी जीडी में। वॉरेन हेस्टिंग 1772 में सरकार की दोहरी प्रणाली को समाप्त किया था। और लॉर्ड कॉर्नवालिस, इन्होंने क्या किया था? 1793 में बंगाल में स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की थी। किसकी की थी? स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत किसने की थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की थी। इंपोर्टेंट है, वॉरेन हेस्टिंग दोहरी प्रणाली को समाप्त किया। किन्होंने शुरू किया था? लॉर्ड क्लाइव ने शुरू किया था, बंगाल के पहले गवर्नर थे। स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की थी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। और हड़प की नीति कौन लाए थे? लॉर्ड डलहौजी लाए थे। इनको देश में रेलवे का जनक भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो आपको देश के जितने भी राष्ट्रीय उद्यान है, अभ्यारण्य है, सब याद होनी चाहिए। तो बताइए जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है वह कौन से राज्य में है? इजी क्वेश्चन है, आपको इसका आंसर पता होगा तो जल्दी से कमेंट करके बताइए जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है वो कौन से राज्य में है? ऑप्शन दे रखे हैं, ए उत्तराखंड, बी असम, सी राजस्थान और डी उत्तर प्रदेश। तो इनमें से ये कौन से राज्य में है? इसका पुराना नाम क्या था? इससे कौन सी नदी होके निकलती है? सारे आंसर बताइए। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है। कहाँ है? उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ये भारत का पहला राष्ट्रीय पार्क है। कौन सा है? भारत का पहला राष्ट्रीय पार्क जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। इसका पुराना नाम क्या था? क्या था? हेली नेशनल पार्क। क्या था? हेली नेशनल पार्क। इसके बाद में इसका नाम चेंज कर दिया गया था रामगंगा नेशनल पार्क, क्योंकि इसमें से रामगंगा नदी निकलती है तो इसका नाम चेंज कर दिया गया था रामगंगा नेशनल पार्क। कौन सा है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का नाम है रामगंगा नेशनल पार्क या हेमी नेशनल पार्क। ये भारत का पहला राष्ट्रीय पार्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। अधिवेशनों से रिलेटेड क्वेश्चन आपको याद होंगे, आपने किया होगा ये क्लास। तो इसका आंसर क्या होगा? 1929 का अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था जिसमें पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई थी? पूर्ण स्वराज की मांग है वो किन्होंने की थी? तो इसका आंसर बताइए, आप दोनों आंसर बताइए। 1929 का अधिवेशन कहाँ हुआ था और पूर्ण स्वराज की मांग है वो किन्होंने की थी? तो इसका आंसर क्या होगा? ये हुआ था लाहौर में। कौन सा है? ये लाहौर अधिवेशन है 1929 का पूछा गया क्वेश्चन है। और इसकी अध्यक्षता किन्होंने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर में इसकी अध्यक्षता की थी। इस सत्र में भारत की स्वतंत्रता की घोषणा 19 दिसंबर 1929 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा की गई थी और भारत का झंडा है वो 31 दिसंबर 1929 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा रावी नदी के किनारे फहराया गया था। भारत का झंडा किन्होंने फहराया था? जवाहरलाल नेहरू ने। कौन सी नदी के तट पर? एग्जाम में पूछा गया है कि भारत का झंडा जवाहरलाल नेहरू ने कौन सी नदी के तट पर फहराया था, कौन सी डेट थी? ये 31 दिसंबर 1929 थी। कौन सी थी? 1929। और कौन सी नदी थी? रावी नदी के तट पर भारत का झंडा फहराया गया था। इंपोर्टेंट पॉइंट है सारे के सारे। अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता की थी। लिख लीजिए सारे पॉइंट, लिख लीजिए आप। एग्जाम में इसको रिवाइज करके जाना, यही क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सारे अधिवेशन जितने भी है सबको याद करके जाना है। इन पे हम क्लास अलग से अपलोड भी करेंगे, वैसे अपलोड भी की हुई है, फिर से इसको अलग से लाएंगे एमसीक्यूज की फॉर्म में। आप ये देखिए सारे अधिवेशन आपको याद करके जाना है, किन्होंने अध्यक्षता की थी, कहाँ हुआ था, कौन सी डेट को हुआ था, सब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडमान और निकोबार को किस चैनल द्वारा अलग किया जाता है? तो कौन से चैनल के द्वारा इसको अलग किया जाता है? अंडमान और निकोबार को कौन से चैनल के द्वारा अलग किया जाता है? 9 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल या 12 डिग्री चैनल? कौन से चैनल के द्वारा अंडमान और निकोबार अलग होते हैं? तो इसका आंसर क्या है? आंसर बताइए, क्या हो सकता है इसका आंसर? ये है 10 डिग्री चैनल के द्वारा इसको अलग किया गया है। 9 डिग्री चैनल के द्वारा कौन कौन से अलग हुए हैं? हिंद महासागर में है ये, लक्षद्वीप समूह है और मिनिकॉय द्वीप समूह के बीच में कौन सा है? 9 डिग्री चैनल है। 10 डिग्री पूछ लिया है, 9 डिग्री आ सकता है। तो 9 डिग्री है वो किन किन के बीच में है? ये लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप के बीच में स्थित है। 8 डिग्री चैनल है वो किन के बीच में है? मिनिकॉय और मालदीव के बीच में है। वो 8 डिग्री चैनल के द्वारा ये अलग हुए हैं। कौन सा है? मिनिकॉय और मालदीव 8 डिग्री चैनल के द्वारा अलग हुए हैं। 9 डिग्री चैनल के द्वारा कौन कौन से हुए? लक्षद्वीप समूह और मिनिकॉय द्वीप समूह, ये 9 डिग्री चैनल के द्वारा अलग हुए हैं। अंडमान और निकोबार के बीच में कौन सा है? 10 डिग्री चैनल है। लिख लीजिए सारे, एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 1290 से 1320 किस वंश का शासन था? तो 1290 से लेके 1320 तक है, कौन से वंश का शासन था? तो इसका आंसर बताइए। दिल्ली पर है, कौन से वंश का शासन था 1290 से 1320 के बीच में? तो इसका आंसर क्या होगा? इनका शासन ईयर, इनका क्रम की कौन से वंश ने पहले शासन किया, उसके बाद में कौन से ने किया, लास्ट में कौन से ने किया, इनका क्रम भी आपको याद रखना है।
इनकी ये डेट भी याद रखनी है, किस वर्ष से कब तक इन्होंने शासन किया था। तो 1290 से 1320 तक खिलजी वंश ने शासन किया था। किसने? खिलजी वंश ने। सबसे पहले कौन सा वंश आया? गुलाम वंश। कब से कब तक रहा ये? 1206 से 1290 तक इसने शासन किया था। इसके बाद में, गुलाम के बाद में कौन सा आता है? खिलजी वंश आता है। इसने 1290 से 1320 तक शासन किया था। खिलजी वंश के बाद में तुगलक वंश आता है। इसने 1320 से 1413 तक शासन किया। उसके बाद में तुगलक के बाद में सैयद वंश 1414 से 1451 तक इसने शासन किया था। और सबसे लास्ट में कौन सा आता है? लोधी वंश आता है। इसने 1451 से 1526 तक शासन किया था। इसके बाद में मुगल वंश आ जाता है। ये याद रखना आपको, गुलाम वंश सबसे पहले, फिर खिलजी, फिर तुगलक, फिर सैयद, फिर लोधी। इनका क्रम भी एग्जाम में पूछा जाता है ABC करके कि कौन सा क्रम सही है। तो पहले गुलाम वंश है, फिर खिलजी, फिर तुगलक वंश, फिर सैयद और फिर लोधी, और सबसे पहले गुलाम और सबसे लास्ट में लोधी वंश। ये याद रखना है, सबसे पहला और लास्ट तो याद रखना ही रखना है। सबसे पहले गुलाम वंश ने शासन किया 1206 से 1290 तक, और लास्ट में लोधी वंश ने 1451 से 1526 तक शासन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोमगो झील किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर बताइए। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। कौन सी राज्य में स्थित है? सोमगो झील है वो किस राज्य में स्थित है? ए असम, बी सिक्किम, सी गोवा और डी नागालैंड। तो कौन से राज्य में है? ये सिक्किम राज्य में स्थित है। कौन से राज्य में है? सिक्किम राज्य में स्थित है। इसको चंगू झील या सोंगमो झील भी कहा जाता है। इसके अलावा सिक्किम में और कौन कौन सी झीलें हैं? एग्जाम में से क्वेश्चन पूछा गया है तो इनमें से भी पूछा जा सकता है। सोमगो झील, मेन मेचू झील, लेम्पोकरी झील, खेचेओपलरी झील और गुरुडोगमर झील। कौन सी है? गुरुडोगमर झील है। ये है सिक्किम की झीलें हैं। लिख लीजिए इनको, एग्जाम में पूछी जा सकती है। टफ क्वेश्चन में ये बनता है। सोमगो झील किस राज्य में है? ये सिक्किम में है। तो अन्य झीलें भी पूछ सकता है। सोमगो झील है सिक्किम में। दूसरी है मेन मेचू झील, तीसरी है लंपोकरी झील, और डी है खेचेओपलरी झील, और पांचवी है गुरुडोंगमर झील। ये है सिक्किम की झीलें। इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया था? तो खजुराहो के जो मंदिर है वो कौन से राज्य में है ये भी बताइए, और इनका निर्माण कौन से शासकों ने करवाया था? तो कौन से शासकों ने करवाया था? इसका आंसर क्या होगा? खजुराहो के जो मंदिर है उसका निर्माण चंदेल शासकों ने करवाया था। ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन रिपीट होने वाले क्वेश्चन भी है, आपको सारे याद करने हैं। कौन से शासकों ने करवाया था? ये चंदेल शासकों ने इसका निर्माण करवाया था। ये मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। कहाँ है? मध्य प्रदेश जिले में स्थित है। और इसको विश्व धरोहर में कब शामिल किया गया था? 1986 में। पूछे जाते हैं विश्व धरोहर स्थल में खजुराहो को कब शामिल किया गया था? जो खजुराहो मंदिर है इनको 1986 में विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया था, और ये मध्य प्रदेश राज्य के छतरपुर जिले में स्थित है। इंपॉर्टेंट है दोनों पॉइंट। ये भी पूछा जाता है कि खजुराहो के मंदिर किस राज्य में है? तो ये मध्य प्रदेश राज्य में है। किन्होंने इसका निर्माण करवाया? तो चंदेल शासकों ने इसका निर्माण करवाया, और 1986 में विश्व धरोहर स्थलों की सूची में इनको शामिल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस पर्वत श्रृंखला को सह्याद्री पर्वत भी कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? ए सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, बी विंध्य पर्वत श्रेणी, सी पश्चिमी घाट और डी है अरावली पर्वत श्रेणी। तो किसको कहा जाता है सह्याद्री पर्वत? तो ये कहा जाता है पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला को। किसको? पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला को सह्याद्री पर्वत भी कहा जाता है। ये पश्चिमी घाट 1600 किलोमीटर लंबी पर्वत श्रृंखला है जो कि दक्षिण भारत में गुजरात से कन्याकुमारी तक फैली है। इसमें नीलगिरी, अनामलाई और इलायची के पर्वत श्रृंखला शामिल है। कौन कौन सी है? नीलगिरी है, अनामलाई है और इलायची की पर्वत श्रृंखला इसमें शामिल है।
और इसको यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में कब शामिल किया गया? इसको 2012 में शामिल किया गया। जो जितनी भी यूनेस्को की विश्व धरोहर है, विश्व विरासत स्थल है, इनको याद रखने हैं। जितने भी है सबके नोट्स बना लीजिए अलग से, सारे इंपॉर्टेंट है, कोई सा भी पूछ लिया जाता है। तो पश्चिमी घाट है, इसको वर्ष 2012 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी? तो पीसी महालनोबिस मॉडल है, उस पर कौन सी पंचवर्षीय योजना आधारित थी? पहली पंचवर्षीय योजना, बी तीसरी, सी पांचवी और डी दूसरी। तो कौन सी थी? आंसर बताइए। पंचवर्षीय योजनाओं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो कौन सी पंचवर्षीय योजना है वो पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी? तो ये थी दूसरी पंचवर्षीय योजना। कौन सी थी? दूसरी पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। इसका उद्देश्य क्या था? औद्योगिक विकास है, दूसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। और पहली पंचवर्षीय योजना है, ये हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। कौन सा है पहली पंचवर्षीय योजना? ये हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। इसका उद्देश्य क्या था? कृषि विकास है, वह पहली पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। और तीसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? आत्मनिर्भरता और कृषि एवं उद्योग इसका उद्देश्य था। सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिए, लिख लीजिए इनको। दूसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या है? औद्योगिक विकास है। कौन सा मॉडल है? ये है पीसी महालनोबिस मॉडल। और पहली पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। उद्देश्य क्या था? कृषि विकास इसका उद्देश्य था। तीसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? आत्मनिर्भरता और कृषि एवं उद्योग इसका उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असम राज्य का कौन सा अभयारण्य एक सींग वाले गेंडों के लिए प्रसिद्ध है? तो कौन सा अभयारण्य है असम का जो एक सींग वाले गेंडों के लिए प्रसिद्ध है? एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसका आंसर बताइए। ये है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा है एक सींग वाले गेंडों के लिए? ये काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान फेमस है। असम के 4 बाघ अभयारण्य हैं। कौन से हैं? यही चारों हैं, ये असम के बाघ अभयारण्य है। पहला है देहिंग पटकई राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा है औरंग राष्ट्रीय उद्यान, तीसरा मानस राष्ट्रीय उद्यान और चौथा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। ये असम के 4 बाघ अभयारण्य है। राज्य के 7 राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं असम के? तो ये है देहिंग पटकई, रायमोना राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान, नामेरी, ओरंग और डिब्रू से खावा। कौन सा है? मानस, नामेरी और ओरंग। एग्जाम में पूछे गए हैं, ये सारे एग्जाम में पूछे गए हैं, सारे इंपॉर्टेंट है। देहिंग पटकाई असम का है, रायमोना भी असम का है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान, नामेरी राष्ट्रीय उद्यान, औरंग राष्ट्रीय उद्यान और डिब्रू शेखावा राष्ट्रीय उद्यान, ये असम के राष्ट्रीय उद्यान है। कितने हैं असम में? 7 है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। काजीरंगा और मानस 1985 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल किए गए हैं। कब शामिल किया गया था? विश्व की जो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची है, इसमें इनको 1985 में शामिल किया था। कौन कौन से? काजीरंगा और मानस राष्ट्रीय उद्यान है, ये असम के हैं। इनको 1985 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल किया है। तो एक सींग वाले गेंडे के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। और असम के 4 बाघ अभयारण्य हैं, देहिंग पटकई राष्ट्रीय उद्यान, औरंग राष्ट्रीय और मानस और काजीरंगा, ये है असम के 4 राष्ट्रीय अभयारण्य। इसके अलावा राज्य के 7 राष्ट्रीय उद्यान देहिंग पटकई है, रायमोना, काजीरंगा, मानस, नामेरी, औरंग और डिब्रू शेखावा, ये है राज्य के 7 राष्ट्रीय उद्यान असम के। सारे इंपॉर्टेंट है, सबको याद करना है, लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों ये आज की हमारी क्लास थी। आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताइए। क्लास को लाइक भी कीजिए और क्लास को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू दोस्तों। हमारी क्लास से जुड़िए, हम ऐसे ही सीरीज लाते रहेंगे आपके लिए। ये 100 क्लासें हम इसमें अपलोड करेंगे, यह आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसमें हम ऐसे क्वेश्चन लाएंगे जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हो, या उन क्वेश्चनों से रिलेटेड क्वेश्चन हम लाएंगे जो एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आपको इनमें से एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे 1-2 क्वेश्चन। तो थैंक यू दोस्तों हमारी क्लास से जुड़ने के लिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी जोड़िए। थैंक यू।